नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली है पॉलिटिकल साइंस की, इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए, जिसका टॉपिक होने वाला है। सो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी सेमेस्टर में हो, डज नॉट मैटर कि आप किस सेमेस्टर में हो, आप किसी भी सेमेस्टर में हो, अगर आपका एग्ज़ाम है इंडियन पॉलिटिकल थॉट इस टॉपिक का, तो आप इस क्लास को ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, मैं जिस वीडियो की बात कर रहा था कि वीडियो लेकर आने वाला हूँ, यही वीडियो है वो। उस वीडियो को आपको अंत तक ज़रूर देखना है। जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, उसके बाद पेपर देने जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वीडियो आपके लिए क्या थी, क्या महत्व है इस वीडियो का। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स, और अंतिम क्वेश्चन तक चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, प्रथम क्वेश्चन है आपका, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। यह पंक्ति किसकी है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन का हम पहले आंसर बताएंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, जिससे कि इस क्वेश्चन से बनने वाले, इस क्वेश्चन के जो उत्तर हो उससे बनने वाले सारे क्वेश्चन हमारे क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद इकबाल। क्या उत्तर है इसका? ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद इकबाल। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो इसके लिए डिस्कशन लिए खाली पेज पर हम डिस्कशन करते हैं इसके लिए थोड़ा। तो सबसे पहले बात करें हम मोहम्मद इकबाल की। मोहम्मद इकबाल, ठीक है दोस्तों। तो मोहम्मद इकबाल जो एक कवि थे और नेता और दार्शनिक थे। उनका जन्म हुआ था दोस्तों, उनका जन्म की बात करें तो 1877 में। कब? 77 में। और उनकी मृत्यु की बात करें दोस्तों, तो उनकी मृत्यु हुई थी 1938 यानी कि 1938 में। और यहाँ पर उनका प्रमुख रचना की बात करें तो प्रमुख रचना है उनकी, इसका नाम है तराना ए हिंद। तराना ए हिंद, जिसे हम सारे जहां से अच्छा भी कहते हैं। क्या? सारे जहां से अच्छा। दोस्तों, ये जो इसके बारे में बताया तराना ए हिंद, आपको बहुत अच्छी तरह याद करना है, ये पेपर में ज़रूर आने वाला है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, जो तराना ए हिंद है, इनकी जो रचना है तराना ए हिंद, एक सेकंड मित्रों, तराना ए हिंद है जो, ये इन्होंने 1905 में लिखी थी। कब? 1905 में। ठीक है दोस्तों। इसे सुरबद्ध 1950 में, इसे 1950 में। कब? 1950 में। सितार वादक थे जो पंडित रविशंकर जी। पंडित रविशंकर ने इसको सुरबद्ध किया था, तराना हिंद सारे जहाँ से अच्छा हो। ठीक है दोस्तों। और जब इनके बारे में थोड़ी और बात करें हम, तो मोहम्मद इकबाल हैं जो, उन्होंने मुस्लिम लीग की अध्यक्षता, जो मुस्लिम लीग है उसके अध्यक्ष बने थे 1930 में। कब? 1930 में। भारत पाक विभाजन की मांग सबसे पहले इन्होंने ही की थी। भारत पाक विभाजन की मांग सबसे पहले किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है तो मित्रों, तो चलिए अब यहाँ तक मोहम्मद इकबाल के बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने क्लियर कर लिए हैं। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर हमारा, हिंदुत्व किस विचारक की कृति है? हिंदुत्व किस विचारक की चर्चित कृति है? तो फ्रेंड्स, दूसरे क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सावरकर। ठीक है दोस्तों। अब सावरकर की बात आई है तो थोड़ा बहुत सावरकर के बारे में भी जानते हैं, क्योंकि हमको पेपर देना है तो हमसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो सावरकर के बारे में जानते हैं। सावरकर, यहाँ पर सावरकर। तो दोस्तों, सावरकर के सीधे हम डायरेक्ट जन्म की बात करेंगे तो सावरकर का जन्म हुआ था हमारा, सावरकर का जन्म हुआ था 1883 में। कब? 1883 में। मृत्यु हुई थी इनको 1966 में। ठीक है दोस्तों।
और इनको काला पानी की सज़ा मिली थी 1911 में। वीर सावरकर को काला पानी की सज़ा कब मिली थी? 1911 में। ठीक है दोस्तों, और हम आगे थोड़ी और बात करेंगे इनके बारे में। तो उन्होंने एक अभिनव भारत संस्था है उसकी स्थापना की थी। किसकी? अभिनव भारत संस्था की। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें ही कराऊंगा, फालतू चीज़ें नहीं कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, अभिनव भारत की स्थापना की थी इन्होंने 1911 में। काला पानी की सज़ा हुई थी। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 3 होगा हमारा। प्रश्न नंबर 3, मनु राज्यशास्त्र को किसके अधीन मानते हैं? ठीक है दोस्तों, मनु राज्यशास्त्र को किसके अधीन मानते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्म। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है हमें, जो ज़रूरत होगी तो आगे और बता सकता हूँ मैं। प्रश्न नंबर 4 की तरफ आए हम। तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है, प्रश्न है मनु की विचारधारा की प्रकृति थी। तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक विचारधारा। ठीक है दोस्तों, अब 5वां क्वेश्चन है हमारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 5वें की। तो 5वां क्वेश्चन है हमारा, कौटिल्य ने राज्य का चौथा अंग किसे बताया है? देखिए, यही कौटिल्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौटिल्य के बारे में अभी हम विस्तार से जानेंगे। पहले इस प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। कौटिल्य ने राज्य का चौथा अंग किसे बताया है? तो दोस्तों, कौटिल्य ने राज्य का चौथा अंग किसे बताया? इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी, दुर्ग। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दुर्ग। ठीक है, अब हम कौटिल्य के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी करते हैं। देखिए, पहले तो हम जो कौटिल्य राज्य का चौथे अंग की बात की थी, तो कौटिल्य ने कितने अंग बताए? सप्तांग बताए। कितने? सप्तांग। कितने अंग बताए कौटिल्य ने? सप्तांग बताए हैं। ठीक है, तो सप्तांग में पहला है हमारा स्वामी। सातों के नाम बता दे रहा हूँ मैं आपको। स्वामी। दूसरा है आपका अमात्य। अमात्य जिसे हम राजा कहते हैं। तीसरा है जनपद। चौथा है दुर्ग। दुर्ग अभी हम बात करके आए हैं। पांचवा है कोस। ठीक है, छठा है दंड और सातवां है मित्र। ठीक है दोस्तों, ये सप्तांग है। जो कौटिल्य का जो सप्तांग सिद्धांत है उसके 7 अंग है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम कौटिल्य के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं। कौटिल्य, तो हम कौटिल्य जिनका अन्य नाम, पहले तो उनके अन्य नाम जानते हैं हम। कौटिल्य को हम चाणक्य या विष्णुगुप्त, क्या? विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये एक लेखक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री, शिक्षक और राजनीतिज्ञ थे। ठीक है दोस्तों, इनके प्रसिद्ध पुस्तक की बात करें तो इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश के शासक थे, उनके कौन थे? प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इन्हें भारत का मैकियावेली कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? भारत का मैकियावेली। ठीक है दोस्तों, अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो अर्थशास्त्र के बारे में हम जानेंगे। अर्थशास्त्र इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो दोस्तों, अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा जानेंगे। अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं? अधिकरण के बारे में जानेंगे हम। अधिकरण कितने हैं अर्थशास्त्र में? तो कुल अधिकरण है अर्थशास्त्र में 15। कितने? 15। ठीक है दोस्तों, अर्थशास्त्र में जो पुर है, पुर शब्द दिया हुआ है, उसका अर्थ क्या है? तो दोस्तों, उस शब्द का अर्थ होगा नगर। नगर या राजधानी। ठीक है दोस्तों, राजधानी, नगर या राजधानी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। ये 5वां क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। इसके कौटिल्य के बारे में मैंने आपको बिल्कुल डिस्क्राइब कर दिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 5वां क्वेश्चन हो गया। 6वें क्वेश्चन है, बरनी बादशाह को किन कार्यों को सर्वश्रेष्ठ समझने की सलाह देता था? 6वां क्वेश्चन है हमारा। तो 6वां क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, 6वां क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी, सांसारिक कार्य।
बर्नी बादशाह को सांसारिक कार्य को सर्वश्रेष्ठ समझने की सलाह देता था। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा बर्नी के बारे में जानेंगे हम। तो बर्नी का जन्म हुआ था 1285 में। कब दोस्तों? जस्ट अ वेट। बर्नी का जन्म हुआ था 1285 में, मृत्यु हुई थी 1358 में। इसकी प्रमुख रचना है एक जो सबसे प्रमुख है, उसका नाम है तारीख़े फिरोजशाही। क्या? जो सबसे प्रमुख है उसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों। रचनाएं तो बहुत सी होती हैं लेखकों की, ये जो सबसे प्रमुख है उसका नाम है तारीख़े फिरोजशाही। ये जो तुगलक वंश था, तुगलक वंश था जो दिल्ली का तुगलक वंश, सल्तनत काल का तुगलक वंश था, उसमें ये MBT यानी कि मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक और FST फिरोजशाह तुगलक, इन दोनों के समय पे ये भारत में रहा। और इसने सबसे बढ़िया शासक किसे बताया है? फिरोजशाह तुगलक को। ठीक है दोस्तों, फिरोजशाह तुगलक को इसने सबसे बढ़िया शासक बताया है। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन रहेगा, अबुल फजल किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो दोस्तों अबुल फजल, तो इस क्वेश्चन का उत्तर रहेगा 7वें का ऑप्शन नंबर डी, अकबर। ठीक है, अब अबुल फजल की बात आई है तो हम अबुल फजल के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। अबुल फजल का जन्म हुआ था 1551 में। 1551 में 1602 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। 1551 से 1602 ईस्वी तक इनका। ठीक है, ये अकबर था, अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। किसमें? अकबर के नवरत्न, 9 रत्न थे उनमें शामिल थे। ठीक है दोस्तों, अब हम इनकी कुछ रचनाओं के बारे में जानते हैं। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो हैं अकबरनामा। एक तो रचना है इनकी कौन सी? अकबरनामा। ठीक है दोस्तों, अकबरनामा। ठीक है, और एक है आयनाए अकबरी। आयनाए अकबरी जिसे इन्होंने फारसी में लिखा था। किसमें? फारसी में। ये क्वेश्चन आया था, आयनाए अकबरी किस भाषा में लिखी गई है? किसमें? फारसी में। ठीक है दोस्तों, राइटिंग पे थोड़ा विशेष ध्यान नहीं देना दोस्तों, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आपको सुनना है। ठीक है दोस्तों, और फिर एक इन्होंने बाइबल है जो ईसाई धर्म की पुस्तक है बाइबल, उसका इन्होंने फारसी में अनुवाद किया था। क्या कहता? फारसी अनुवाद। ठीक है मित्रों, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, आपको याद करनी है। ठीक है मित्रों, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये। और इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और है कि अबुल फजल की, ये क्वेश्चन अभी आता है कि अबुल फजल की कौन सी पुस्तक है जिसकी तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है? तो ये दोस्तों है आयनाए अकबरी। कौन सी है? आयना-ए अकबरी। जो आयनाए अकबरी है इसकी तुलना अर्थशास्त्र की जाती है। किससे? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र आपको बता चुका हूँ मैं किसकी पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, कौटिल्य की। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 होगा आपका। प्रश्न नंबर 8 है आपका, भारत में किसका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? प्रश्न नंबर 8 है आपका, भारत में किसका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया? तो ये बात बच्चे को पता है। किसका मनाया जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके बारे में चीज़ें विस्तार से जानते हैं। इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 में। ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई थी 27 मई 1964। कब हुई थी? 27 मई 1964। ठीक है, इनको हम अन्य नाम पंडित नेहरू और चाचा नेहरू के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या पंडित नेहरू और चाचा नेहरू के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ी और चीज़ जानते हैं।
ये प्रथम प्रधानमंत्री भारत के बने थे। तो उन्होंने कब शपथ ली थी? ये कौन थे? प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, प्रथम प्रधानमंत्री। ठीक है, कब शपथ ली थी उन्होंने? 15 अगस्त। प्रधानमंत्री की शपथ कब ली थी? 15 अगस्त 1947 को। ये क्वेश्चन भी आया था मित्रों कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम प्रधानमंत्री पद की शपथ कब ली थी। ठीक है मित्रों, तो कब ली थी? 15 अगस्त 1947 को। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था, क्या नाम था? कमला। ठीक है दोस्तों, कमला। और इनकी एक पुत्री थी जो आगे चलकर भारत की प्रधानमंत्री बनी, उनका नाम था इंदिरा गांधी। ठीक है दोस्तों, इंदिरा गांधी। ठीक है मित्रों, अब और इनके बारे में थोड़ी चीज़ें जानते हैं। तो यहाँ पर है इनके बारे में थोड़ी और चीज़ें कि इन्होंने पंचशील सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? पंचशील सिद्धांत। ठीक है मित्रों, कभी क्वेश्चन में आ जाए कि पंचशील सिद्धांत किसने दिया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किस प्रधानमंत्री ने पंचशील सिद्धांत दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इनकी पुस्तक की बात करें तो देखिए, पहले हम करते हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने, तो 4 बार। ये 4 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 4 बार अध्यक्ष बने कांग्रेस। और सबसे पहले बने कब बने? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है दोस्तों, लाहौर अधिवेशन में। ठीक है दोस्तों, और फिर और इनके बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं हम कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव इन्होंने प्रस्तुत किया था। क्या कहता? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने? पीटी नेहरू ने, पंडित नेहरू जी ने। पंडित नेहरू से आपको मोतीलाल नहीं समझना है, मैंने इनका नाम बता दिया। पंडित नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू। पंडित कब किया था? 13 दिसंबर 1940। 13 दिसंबर 1940। इनकी एक पुस्तक है, उसका नाम है, प्रमुख पुस्तक है भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसे हम इंग्लिश में डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहते हैं। तो दोस्तों ठीक है, जो मुख्य चीज़ें हैं वो मैंने सारी करा दी हैं। अगर कराएंगे तो एक क्लास पंडित नेहरू पर भी हो सकती है। तो इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, किस ग्रंथ ने गांधी जी को सर्वाधिक प्रभावित किया? तो प्रश्न नंबर 9 है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गीता। ठीक है, अब महात्मा गांधी जी की बात आई है, तो महात्मा गांधी जी के बारे में हम थोड़ी बहुत और जानकारी करते हैं। इनका पहले तो इनका पूरा नाम जानेंगे। तो पूरा नाम क्या है इनका? मोहनदास। क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, तो इनका मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। कब? 2 अक्टूबर 1869 को। इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को। इनको नाथूराम गौडसे ने गोली मार दी थी। क्या हत्या का कारण भी पूछा था? किसने? नाथूराम गौडसे ने गोली मार दी थी। ठीक है, अगले इसी क्वेश्चन के में हम गांधी के बारे में थोड़ी और बहुत और जानकारी लेते हैं। इनको गोली मार दी थी नाथूराम गौडसे ने। गांधी जी कहाँ रहते थे? दक्षिण अफ्रीका। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका से भारत हमेशा के लिए गांधी जी भारत कब आए? 9 जनवरी को। 9 जनवरी 1915 को। तो 9 जनवरी को हम इनके आने की खुशी में एक दिन मनाते हैं, उसे कहा जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। क्या? भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक है दोस्तों, भारतीय प्रवासी दिवस के नाम से 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इनको हम राष्ट्रपिता भी कहते हैं। तो दोस्तों इनको क्या हम कहते हैं? राष्ट्रपिता। तो राष्ट्रपिता की उपाधि इन्हें किसने दी थी? राष्ट्रपिता की उपाधि इन्हें किसने दी थी? इन्हें दी थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसने? बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस जी ने इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। और यहाँ पर इनके बारे में और थोड़ी बहुत चीज़ें जानेंगे। तो गांधी जी ने जो अपना एक आश्रम बनाया था, वो कहाँ पे बनाया था? साबरमती नदी के किनारे। साबरमती नदी के किनारे बनाया था गांधी जी ने अपना आश्रम। ठीक है,
इनकी एक पुस्तक है सबसे चर्चित, उसका नाम है हिंद स्वराज। क्या नाम है? हिंद स्वराज। सबसे चर्चित पुस्तक है, उसका नाम है हिंद स्वराज। ठीक है, सबसे चर्चित पुस्तक है, उसका नाम है हिंद स्वराज। और इनके बारे में थोड़ी बहुत और जानकारी लेते हैं गांधी जी के बारे में, क्योंकि गांधी जी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह जब आए, उसके बाद इनका प्रथम सत्याग्रह हुआ था, उसे क्या है 1917 में। कब किया था इन्होंने? 1917 में। कहाँ? चंपारण, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, इन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी, आत्मकथा, उन्होंने इसको किस नाम से लिखी है आत्मकथा? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, क्या? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। ठीक है दोस्तों, गांधी जी के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने आपको क्लियर करा दिए। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में किस दिन शपथ ली थी? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर भी मैंने आपको जस्ट कराया है। कब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 15 अगस्त 1947। पंडित नेहरू के बारे में मैं आपको आगे डिस्कस कर चुका हूँ, तो अब यहाँ पर इनके बारे में कुछ नहीं बताऊँगा मैं। अगर आपको इनके बारे में जानना है तो आप पीछे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, पेरियार का दृष्टिकोण क्या था? पेरियार का दृष्टिकोण क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी। 11वें का ऑप्शन है, उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तर्कसंगता का विचार, सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन, ये सभी चीज़ें पेरियार के विचार में, पेरियार के दृष्टिकोण में थी। ठीक है, अब हम पेरियार के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी करेंगे। तो पेरियार का जन्म हुआ था 17 सितंबर 1879। कब? 17 सितंबर 1879। कब? कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। इनका फुल नेम था एरोड वेंकट रामासामी पेरियार। एरोड वेंकट रामासामी पेरियार। ठीक है मित्रों, एरोड वेंकट रामासामी पेरियार। ठीक है, इन्हें हम ई वी रामासामी भी कहते हैं। ठीक है मित्रों, क्या इन्हें हम ई वी रामासामी भी कहते हैं। और इन्हें कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। कब? कांग्रेस की सदस्यता इन्होंने ग्रहण की थी, सदस्यता ग्रहण की कांग्रेस की 1919 में। कब? 1919 में। इन्हें नए युग का पैगंबर और दक्षिण पूर्व का सुकरात। क्या? दक्षिण पूर्व का सुकरात कहा जाता है। क्या? दक्षिण पूर्व का सुकरात। ठीक है दोस्तों, दक्षिण पूर्व का सुकरात किसे कहा जाता है? पेरियार को, ई वी रामासामी को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, एम एन राय का बुनियादी लोकतंत्र आधारित है। एम एन राय का बुनियादी लोकतंत्र आधारित है। तो प्रश्न नंबर 12 का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सत्ता केंद्रीकरण पर। क्या? सत्ता केंद्रीकरण पर। एम एन राय, तो एम एन राय के बारे में हम जानकारी करेंगे। तो एम एन राय का पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राय। क्या है? मानवेंद्र नाथ राय। और इनका जो मूल नाम है इनका, वो है नरेंद्र नाथ। क्या है? नरेंद्र नाथ। ठीक है, ठीक है। इनकी एक पुस्तक है जो है नवमानववाद से नाम से इनकी एक पुस्तक है। ठीक है, इनके बारे में इतना ही इम्पोर्टेंट है। अब आप आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, जेपी नारायण को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? प्रश्न नंबर 13 है हमारा, जेपी नारायण को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो चलिए मित्रों, इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं हम आपको। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1999। क्या?
प्रश्न नंबर 13 का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 1999। ठीक है मित्रों, अब यहाँ पे हम जेपी नारायण के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी करते हैं। तो जेपी नारायण का जो पूरा नाम है वो है जयप्रकाश नारायण। कभी कभी इनसे हमको पूरा नाम भी पूछ लेता है, तो इस पर भी हमको ध्यान देना है। जेपी नारायण का पूरा नाम है जयप्रकाश नारायण। ठीक है, इनको जो अन्य नाम से जाना जाता है वो है इनको लोकनायक। लोकनायक के नाम से इनको जाना जाता है। इनको मरणोपरांत भारत रत्न मिला था। कब मिला था? 1999 में। ठीक है, मरणोपरांत 1999 में भारत रत्न मिला था। ठीक है दोस्तों, और इनको एक पुरस्कार और मिला था चर्चित, जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1965 में। कब? 1965 में। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में और जानकारी करते हैं हम। तो इनका जन्म हुआ था, वो हुआ था 11 अक्टूबर, जस्ट वेट दोस्तों, 11 अक्टूबर इनका जन्म हुआ था, 11 अक्टूबर 1902 में। ठीक है, और 1979 में उनकी मृत्यु हुई थी। कब? 1979 में इनकी मृत्यु हुई। इन्होंने भारतीय आंदोलन का इन्हें जनक कहा है। भारतीय आंदोलन के जनक इन्हें कहा जाता है। क्या? भारतीय आंदोलन के जनक इन्हें कहा जाता है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की इन्होंने स्थापना की थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कब की थी इसकी स्थापना? 1934 में। ठीक है दोस्तों, राइटिंग पर ध्यान नहीं देना है आपको, जो मैं बता रहा हूँ उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है मित्रों, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 हो जाएगा आपका, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा है? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, तिलक। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तिलक। ठीक है दोस्तों, तो ये पहले तो इस नारे को मैं तिलक जी के बारे में बताने से पहले इस नारे को पूरा करूँगा। तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसके बाद की जो लाइन है वो है, इसे मैं लेकर रहूँगा। क्या है? इसे मैं लेकर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसे मैं लेकर रहूँगा। अब हम तिलक जी के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। तो तिलक, आप जानते हो तिलक जी, लोकमान्य तिलक भी इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? लोकमान्य तिलक भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन्हें उपाधि है दी गई है, किसकी? लोकमान्य की। लोकमान्य की इन्हें उपाधि दी गई है। ठीक है दोस्तों, इनका पूरा नाम है बाल गंगाधर तिलक। क्या नाम है इनका पूरा नाम? बाल गंगाधर तिलक। तिलक जी का पूरा नाम क्या है? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है मित्रों, अब हम इनके जो कुछ इम्पोर्टेंट समाचार पत्र हैं उनके बारे में हम जानते हैं। इनके जो समाचार पत्र थे उनका नाम था, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं उन्हीं के बारे में मैं आपको डिस्कशन करूँगा। जो फालतू चीज़ें हैं वो नहीं बताऊँगा आपका। एक है मराठा। क्या है? मराठा। और एक है केसरी। ठीक है, और एक है राष्ट्रमत। क्या है? राष्ट्रमत। ठीक है दोस्तों, इन्हें अंग्रेजों द्वारा क्या कहा जाता था? अंग्रेजों द्वारा इन्हें कहा जाता था भारतीय अशांति का जनक। क्या कहा जाता था? भारतीय अशांति का जनक। ठीक है मित्रों, अब तिलक जी के बारे में जितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती थी वो हो चुकी हैं। इसमें एक चीज़ और रहेगी कि तिलक जी की एक प्रमुख पुस्तक है, उसका नाम है गीता रहस्य। क्या है? गीता रहस्य। बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है ये,
गीता रहस्य के बारे में आपको याद रखना है। गीता रहस्य इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के किस अधिकरण में सप्तांक सिद्धांत का उल्लेख किया है? तो मित्रों, अभी मैंने आपको बताया था। पहले इस प्रश्न का उत्तर करता हूँ। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, छठे अधिकरण में। अभी मैंने कुल अधिकरण बताए थे आपको, कितने थे सारे टोटल अधिकरण, कितने थे? 15। कितने अधिकरण हैं टोटल? 15। ठीक है दोस्तों, तो सप्तांक सिद्धांत में भी बता चुका हूँ आपको। सप्तांक सिद्धांत में 7 चीज़ें हैं: अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। ये 7 चीज़ें हैं, इनका उल्लेख इसने छठे अधिकरण में किया है। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, अग्निसुता राज्य की उत्पत्ति को किस रूप में उल्लेखित करता है? प्रश्न नंबर 16 का उत्तर है हमारा ए, दैवी सिद्धांत। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर है दैवी सिद्धांत। अब हम जानते ही नहीं कि अग्निसुता क्या है, तो अग्निसुता के बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी करते हैं। अग्निसुता बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से, ठीक है। अब बौद्ध धर्म में त्रिपिटक हैं। क्या है? त्रिपिटक। तो दोस्तों त्रिपिटक हैं, इनके नाम मैं आपको बताता हूँ। एक है विनय पिटक, विनय पिटक, ठीक है। दूसरा है सुत्त पिटक। कौन सा है? सुत्त पिटक। और तीसरा है आपका अधिदम्भ पिटक, अधिदम्भ पिटक। ठीक है दोस्तों, ये 3 पिटक हो गए। इसमें से हम बताएंगे आपको दूसरा वाला सुत्त पिटक। क्या है? सुत्त पिटक। दूसरा वाला जो सुत्त पिटक है उसके भी 3 पार्ट हैं। जो सुत्त पिटक है उसके 3 पार्ट हैं, उसमें दीघ निकाय, और दूसरा है अधिदम्भ निकाय, और एक संयुक्त निकाय। ठीक है दोस्तों, क्या? अधिदम्भ निकाय और संयुक्त निकाय, ये 3 पार्ट से। लेकिन जो दीर्घ निकाय है, इस दीर्घ निकाय के भाग क्या है? आगन्य सूत्र। जो आगन्य सूत्र इस क्वेश्चन में बात की है वो दीर्घ निकाय का भाग है, यानी कि जो आगन्य सूत्र है वो दीर्घ निकाय का भाग है। ठीक है दोस्तों, जो आगन्य सूत्र है वो दीर्घ निकाय का भाग है। चलिए अभी थोड़ा डिटेल में बता दूं आपको मैं। जो दीर्घ निकाय है उस आगन्य सूत्र उसका भाग है कौन सा? 27वां। आगन्य सूत्र 27वां भाग है। दीर्घ निकाय आगन्य सूत्र का 27वां है। ठीक है दोस्तों, आगन्य सूत्र दीर्घ निकाय का 27वां भाग है। 27वां सूत्र है मतलब। ठीक है दोस्तों, तो दीर्घ निकाय किसका भाग है? अभी मैंने आपको बताया था, दीर्घ निकाय सुत्त पिटक का भाग है। और सुत्त पिटक जो 3 पिटकों में से दूसरा पिटक है वो है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 17 है हमारा, ज़ियाउद्दीन बर्नी ने अपनी किस पुस्तक को दिल्ली के सुल्तानों के पथ प्रदर्शन के उद्देश्य से लिखा था? ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 17 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तारीख बर्मकियान। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, तारीख बर्मकियान। हमने आपको बर्नी के बारे में, ज़ियाउद्दीन बर्नी के बारे में सारी चीज़ें बता दी हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 18, राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का सूत्रधार की उपाधि किसने प्रदान की? प्रश्न नंबर 18 का उत्तर बता देते हैं पहले आपको। तो इसका उत्तर है स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो हम अब करेंगे हम राजा राममोहन राय के बारे में। तो राजा राममोहन राय का जन्म हुआ था 1872 में। कब हुआ था? 1872। ठीक है दोस्तों, और इनकी मृत्यु हुई थी, इनकी मृत्यु बहुत इंपॉर्टेंट है, मृत्यु हुई थी इनकी 1833 में। कहाँ पर? ब्रिस्टल, ब्रिस्टल इंग्लैंड। अगर आपसे कोई कभी पूछे कि इनकी समाधि कहाँ पर है, समाधि, तो इनकी समाधि कहाँ पर है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। कहाँ पर? ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी समाधि है। ठीक है दोस्तों, अब हम इनके बारे में थोड़ी और जानकारी करते हैं। तो इनकी जो राजा की उपाधि थी, इनको जो राजा की उपाधि,
राजा राम मोहन राय हम कहते हैं तो इनको राजा की उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय ने। किसने? अकबर द्वितीय ने। ठीक है, एक तो वो था अकबर जो अकबर महान, एक अकबर द्वितीय जिसे हम अकबर शाह द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ी और जानकारी करेंगे। इनके कुछ नाम हैं जिन्हें इन्हें अन्य नामों से जाना जाता है। इन्हें क्या क्या कहा जाता है, उपाधियाँ वगैरह। तो इन्हें आधुनिक भारत में पुनर्जागरण का जनक, क्या? आधुनिक भारत में पुनर्जागरण का जनक। ठीक है, तो आधुनिक भारत में पुनर्जागरण का जनक या अग्रदूत, ठीक है। और इन्हें क्या कहता है? आधुनिक भारत का जनक, क्या? आधुनिक भारत का जनक, आधुनिक भारत का जनक भी इन्हें कहा जाता है। और एक चीज़ और इन्हें कहा जाता है, एक और कहा जाता है इन्हें, वो है भारत में संवैधानिक आंदोलन का जनक, क्या? भारत में संवैधानिक आंदोलन का जनक। ठीक है, इन्होंने विरोध किन किन चीज़ों का किया था? इन्होंने विरोध किया था बाल विवाह, एक तो बाल विवाह, दूसरा सती प्रथा, तीसरा है जातिवाद, कर्मकांड, पर्दा प्रथा और आदि बहुत सी चीज़ों का इन्होंने विरोध किया था। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ी और जानकारी करेंगे हम। इनके जो प्रमुख अनुयायी थे, प्रमुख अनुयायी कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इनके प्रमुख अनुयायी थे देवेंद्रनाथ टैगोर। अब राजा राम मोहन राय ने कुछ स्थापना भी की थी कुछ सभाओं की। एक थी इनकी आत्मीय सभा। कौन सी थी? आत्मीय सभा, जिसकी स्थापना इन्होंने की थी 1815 में। और एक है ब्रह्म सभा, ब्रह्म समाज सभा थी जो ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना की थी उन्होंने 1838 में। ठीक है दोस्तों, इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है, इम्पोर्टेंट पुस्तक है, तहपत उल मोहाब्दीन। इसका उर्दू नाम है, उर्दू इसलिए इसको लोग किसी समझते हैं किसी मुस्लिम राइटर की इम्पोर्टेंट पुस्तक है, इसको आपको याद रखना है। इनके कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्र थे, उनके बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे हम। राजा राम मोहन राय के जो समाचार पत्र थे महत्वपूर्ण, वो थे एक संवाद कौमुदी, और मिरातुल। क्या है? मिरातुल। ठीक है दोस्तों, मिरातुल अखबार। जो मिरातुल था वो फारसी में था और संवाद कौमुदी था बंगाली में। किसमें? बंगाली में। ठीक है दोस्तों, अब राजा राम मोहन राय के संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है मित्रों, अब हम आगे पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 19 हमारा, स्वामी विवेकानंद ने किस तत्व को उपनिषदों का मुख्य सिद्धांत माना है? तो प्रश्न नंबर 19 का उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए, समानता। ठीक है, अब हम स्वामी विवेकानंद के बारे में जानेंगे। विवेकानंद का जन्म होता है 12 जनवरी 1863। 12 जनवरी को भारत में स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या? राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है मित्रों, इनकी मृत्यु हुई थी 4 जुलाई 1902 में। कब? 4 जुलाई 1902 में। इनका मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त इनका मूल नाम था। इन्हें प्रसिद्धि सबसे ज़्यादा किससे मिली है? सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि इन्हें 1893 में
जो विश्व धर्म सभा हुई थी, विश्व धर्म सभा में उन्होंने भारत की तरफ से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है मित्रों, अब इनकी एक पुस्तक है महत्वपूर्ण। चलिए पहले पुस्तक से पहले हम इनके गुरु की बात करते हैं। इनके गुरु का नाम है रामकृष्ण परमहंस। कौन थे इनके गुरु? रामकृष्ण परमहंस। आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। वैसे आप जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। स्क्रीनशॉट से समझने की राइटिंग बहुत गंदा आ रहा है। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। ठीक है मित्रों, अब इनके बारे में थोड़ी और जानकारी करते हैं। तो इन्होंने एक मिशन की स्थापना की थी, उसका नाम था रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने कब की थी? 1897। कहीं पे 96 हो तो आप 96 भी कर सकते हैं। कहाँ पे की थी? कोलकाता में। ठीक है, 98, 97, 96, 97 दोनों आ सकता है। ठीक है, इन्होंने बड़ व्यवस्था को सही ठहराया था। क्या? बड़ व्यवस्था को सही ठहराया था। ठीक है मित्रों, इनकी जो पुस्तक है स्वामी विवेकानंद जी की, वो पुस्तक है आपकी आधुनिक भारत, और एक प्रमुख पुस्तक है फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा लेक्चर्स। ठीक है मित्रों, यहाँ तक हो गया। ठीक है मित्रों, अब यहाँ तक हो गया हमारा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ जब हम चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 हमारा हो चुका है। अब हम प्रश्न नंबर 20 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 हमारा, रमाबाई को शिक्षा की देवी सरस्वती की संज्ञा किसने दी? प्रश्न नंबर डी का उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेसर टोनी। किसने? प्रोफेसर टोनी ने। ठीक है, अब हम पंडित रमाबाई के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी करेंगे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, इन्होंने एक सभा की स्थापना की थी जिसका नाम था आर्य महिला सभा। क्या? आर्य महिला सभा। इसकी स्थापना उन्होंने कब की थी? 1881 में। ठीक है मित्रों, और इनके बारे में थोड़ी और जानकारी करते हैं। तो उन्होंने रमाबाई को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें केसर-ए-हिंद, किसकी? केसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी। किसने दी थी? ब्रिटिश सरकार ने। ब्रिटिश सरकार ने। ठीक है दोस्तों, और इनको शारदा सदन तथा कृपा सदन की इन्होंने स्थापना की थी। किसकी? शारदा सदन तथा कृपा सदन। किसकी? शारदा सदन तथा कृपा सदन की उन्होंने स्थापना की थी। इनके बारे में एक कथन है, गुलाम भारत की आज़ाद महिला। अगर क्वेश्चन में कभी आ जाए कि गुलाम भारत की आज़ाद महिला किसे कहा जाता है, तो गुलाम भारत की आज़ाद महिला पंडिता रमाबाई को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 21 है हमारा, स्त्री पुरुष तुलना किसकी कृति है? प्रश्न नंबर 21 का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ताराबाई शिंदे। अब यहाँ पे नाम आया है ताराबाई शिंदे का, तो ताराबाई शिंदे के बारे में ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे ताराबाई शिंदे के बारे में कुछ ज़्यादा तक इम्पोर्टेंट ही नहीं है। क्या बताऊँ, मैं इनका जन्म बता देता हूँ आपको। जो ये पुस्तक है ये मराठी में लिखी गई है। किसमें? मराठी में। ठीक है दोस्तों, और
ये पुस्तक है वो मराठी में लिखी गई है। और एक सेकेंड मैक सेट कर लूँ मैं अपना। इनका जन्म 1882 में हुआ था। इनकी मृत्यु इन्होंने जो पुस्तक है ये 1882 में लिखी थी। कब लिखी थी? ये पुस्तक 1882 में लिखी थी। इनका जन्म 1850 में इनका जन्म हुआ था। क्या जन्म हुआ था? ठीक है मित्रों, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 22 हमारा प्रश्न नंबर 22 महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है ये। B.R. अम्बेडकर किस प्रकार के लोकतंत्र के पक्षधर थे? प्रश्न नंबर 22 का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक लोकतंत्र। प्रश्न नंबर 22 का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक लोकतंत्र। तो B.R. अम्बेडकर का पूरा नाम पहले करेंगे हम। तो इनका पूरा नाम है भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, इन्हें भारत रत्न मिला था। क्या मिला था? भारत रत्न। कब मिला था? 1990 में, परंतु मरणोपरांत मिला था। कब? मरणोपरांत। इनकी मृत्यु के बाद इन्हें भारत रत्न मिला था। इनका जो जन्म है वो हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। कब? 1891 में। ठीक है दोस्तों, 1891 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु है वो हुई थी 1956 में। कब? 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनके बारे में थोड़ी और जानकारी करते हैं। इनका जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था? महू, मध्य प्रदेश, MP में। MP में इनका जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश में। इनका जो समाधि स्थल है, समाधि है, इसको हम क्या कहते हैं? चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है। वो चैत्य भूमि के नाम से। वो कहाँ पर है? मुंबई में। कहाँ पर है वो? मुंबई में। ठीक है दोस्तों, इनकी जो पत्नी थी उनका नाम है रमाबाई अम्बेडकर। रमाबाई अम्बेडकर इनकी पत्नी थी। कौन थी? पत्नी। ठीक है दोस्तों, इनकी पत्नी थी रमाबाई अम्बेडकर। और दोस्तों इनके बारे में थोड़ी और जानकारी करते हैं। तो इस स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं कानून मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं कानून मंत्री थे। अगर पूछा जाए कभी कि जो B.R. अम्बेडकर जी थे वो दलितों की किस जाति से संबंधित थे, तो वो थे महार जाति से। किससे? महार जाति से। ठीक है दोस्तों, और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? MP, मध्य प्रदेश में। ठीक है, दलितों को सर्वप्रथम अनुसूचित जाति कहकर किसने पुकारा था? B.R. अम्बेडकर जी ने। अनुसूचित जाति कहकर सर्वप्रथम B.R. अम्बेडकर जी ने पुकारा था। इनके बारे में कुछ और जानकारी करते हैं। भारत का लिंकन, इन्हें क्या कहा जाता है? भारत का लिंकन। भारत का लिंकन कहा जाता है ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। जो ड्राफ्ट कमेटी थी उसके ये अध्यक्ष थे। पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ था? पूना पैक्ट अम्बेडकर और गांधी एवं अम्बेडकर के बीच। ठीक है, पूना पैक्ट गांधी एवं अम्बेडकर के बीच हुआ था। इन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार भी कहा जाता है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 23 है हमारा, आत्मसम्मान आंदोलन किसका अभियान था? प्रश्न नंबर 23 है हमारा, आत्मसम्मान आंदोलन किसका अभियान था? तो प्रश्न नंबर 23 का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पेरियार। किसका? पेरियार। पेरियार के बारे में सारी जानकारी हम पीछे दे चुके हैं वीडियो में। आप पेरियार के बारे में जानकारी चाहिए तो आप पीछे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
प्रश्न नंबर 25 है 24 है हमारा, भारत का सुकरात किसे कहते हैं? भारत का सुकरात किसे कहते हैं? तो प्रश्न नंबर 24 का उत्तर ऑप्शन में है एम.जी. रानाडे। अभी हम पीछे पढ़ के आए पेरियार, उन्हें दक्षिण पूर्व का सुकरात कहा जाता है। क्या? दक्षिण पूर्व का सुकरात। अब महादेव गोविंद रानाडे हैं, इनके बारे में हम चलिए जानकारी करते हैं थोड़ी बहुत। तो जो एम.जी. रानाडे, इन्हें शॉर्ट में नाम है इनका जो पुस्तक है, पुस्तकों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मराठा शक्ति का उत्थान। मराठा शक्ति का उत्थान इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। और एक इनकी पुस्तक है भारतीय अर्थशास्त्र पर निबंध। ये सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी, भारतीय अर्थशास्त्र पर निबंध। क्या? भारतीय अर्थशास्त्र पर निबंध। ठीक है दोस्तों। इन्होंने पूरा में एक सभा थी, दक्षिण सभा। कौन सी? दक्षिण सभा। उसकी इन्होंने स्थापना की थी, और इसकी स्थापना उन्होंने कब की थी? 1896 में। 1896। ठीक है। और विधवा पुनर्विवाह समिति की स्थापना की थी इन्होंने, विधवा पुनर्विवाह समिति की स्थापना की थी इन्होंने कब? 1866 में। 1866 में। ठीक है। और एम.जी. रानाडे हैं जो, इनके बारे में थोड़ी और जानकारी करते हैं हम। एम.जी. रानाडे को, जो एम.जी. रानाडे यानी कि जो महादेव गोविंद रानाडे थे, इन्हें ए.ओ.हुम था, उसने अपना राजनीतिक गुरु माना था। किसने? ए.ओ.हुम ने राजनीतिक गुरु माना था इन्हें। क्या माना था? राजनीतिक गुरु। और ये गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे, राजनीतिक गुरु। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? गांधी जी के। एक भी चीज़ आपको याद रखनी। ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 25 है हमारा, संघर्ष की ओर पुस्तक के रचयिता हैं। संघर्ष की ओर पुस्तक के रचयिता कौन है? तो संघर्ष की ओर पुस्तक के रचयिता हैं कौन है? प्रश्न नंबर 25 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जे.पी. नारायण। यहाँ पर बहुत ही, अगर आपको अच्छी तरह क्वेश्चन पता है तो ही आप आंसर कर सकते हो, क्योंकि सारे ऑप्शन एक से लग रहे हैं। ठीक है। सिर्फ जे, जिस आगे भी जे है, पीछे भी नारायण नारायण, बीच के अक्षर में चेंजिंग है। अगर आपको क्लियरली पता है, आप यहाँ पे तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। ठीक है। प्रश्न नंबर 26 की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 26 हमारा, कमला देवी चट्टोपाध्याय को किस वर्ष रमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ? प्रश्न नंबर 26 का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1966। क्या? 1966। ठीक है। कमला देवी चट्टोपाध्याय एक समाज सुधारक थी। ठीक है दोस्तों। कमला देवी चट्टोपाध्याय। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। इनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी भारत सरकार की तरफ से प्राप्त हुए थे। अब प्रश्न नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं हम। मैं राष्ट्रवाद और संघवाद के माध्यम से मानवता की प्रगति का इच्छुक हूँ, यह कथन किसका है? प्रश्न नंबर 27। इसका क्वेश्चन का आंसर दोस्तों मुझे मिला नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको गलत दूंगा नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप में से किसी को पता है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, जिससे कि जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं उन्हें थोड़ा प्रॉफिट हो सके। ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28, विचार नवनीत किसकी रचना है? प्रश्न नंबर 28 है, विचार नवनीत किसकी रचना है? तो विचार नवनीत रचना है डी गोवलकर की। किसकी? गोवलकर की। गोवलकर को एम.एस. गोवलकर, क्या? एम.एस. गोवलकर भी कहते हैं। इन्हें हम एम.एस. गोवलकर भी कहते हैं। एम.एस. गोवलकर का इनका पूरा नाम है माधवराव
सदाशिव माधवराव सदाशिव गोवलकर। क्या? माधवराव सदाशिव गोवलकर। ठीक है मित्रों, ये आरएसएस के द्वितीय अध्यक्ष थे, सेकंड अध्यक्ष थे आरएसएस के। कौन थे? सेकंड अध्यक्ष। किसके? आरएसएस के। ठीक है दोस्तों, आरएसएस जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसके द्वितीय अध्यक्ष थे। ठीक है, इन्हें गुरुजी के उपनाम से जाना जाता है। किसके? गुरुजी के उपनाम से। ठीक है दोस्तों, गुरुजी, ये पूछा है श्री गुरुजी या गुरुजी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो एमएस गोवलकर यानी कि माधवराव सदाशिवराव गोवलकर को जाना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। श्री गुरुजी के उपनाम से किस प्रचारक को जानते हैं? अगला ही क्वेश्चन इसी में से आ गया, देखिए। तो इसका हम उत्तर कर देंगे, ऑप्शन नंबर है गोवलकर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 30 है हमारा। प्रश्न नंबर 30 है हमारा, तराना-ए-हिंद किस विचारक की पुस्तक है? प्रश्न नंबर 1 में मैं कराया कर आया हूँ आपको, प्रश्न नंबर 1 में मैं आपको करा कर आया हूँ। प्रश्न नंबर 30 का उत्तर ऑप्शन नंबर इकबाल। अगर आपको इकबाल के बारे में जानकारी चाहिए सारी, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं इकबाल से, वो मैं प्रश्न नंबर 1 में करा कर आया हूँ, वहाँ से आप इसके बारे में जानकारी कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 31 की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 31 है हमारा, आर्ट एंड स्वदेशी के लेखक कौन है? तो प्रश्न नंबर 31 का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आनंद कुमार स्वामी। क्या? आनंद कुमार स्वामी। फिर दोस्तों, आनंद कुमार स्वामी की एक सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका नाम है हिंदुज्म एंड बुद्धिज्म। क्या? हिंदुज्म एंड बुद्धिज्म, ये इनकी सबसे प्रमुख पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, और एक इनकी एक और पुस्तक है द डांस ऑफ शिवा। इनके बारे में पुस्तकें पूछी जाती हैं, वही आप याद कर लेंगे। द डांस ऑफ शिवा, हिंदुज्म, बुद्धिज्म और आर्ट एंड स्वदेशी, ये तीनों पुस्तकें याद कर लीजिए आप। 101% अगर पेपर में से इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं तीनों पुस्तकों में से आएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सृष्टि ईश्वर की लीलाएं, यह कथन किसका है? दोस्तों, इस क्वेश्चन को अभी हम करते हैं स्किप, इस क्वेश्चन का आंसर हम बाद में बताएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 33 है हमारा, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 33 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र। ठीक है, अब बंकिम चंद्र की बात आई है, तो बंकिम चंद्र के बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी करते हैं। जिससे पहले हम बंकिम चंद्र जो चटर्जी हैं, जो ये हमारा गीत वंदे मातरम है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी जी के आनंद मठ नामक एक रचना है, संकलन है आनंद मठ नामक, उससे ये अवतरित है, उसमें ये, ठीक है, उससे ये प्रकाशित हुआ है। ठीक है, ये संस्कृत एवं बंगाली दोनों मिश्रित रूप में लिखा हुआ है, संस्कृत एवं बंगाली दोनों में मिश्रित रूप से। किसमें? संस्कृत एवं बंगाली में। ठीक है दोस्तों, और फिर 24 जनवरी 1950 को ये राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया। क्या? राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, ये हो गया वंदे मातरम के बारे में जानकारी। वंदे मातरम के बारे में जितनी भी जानकारी हो सकती थी वो हमने आपको बता दी। अब हम करेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में जानकारी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में क्या हो सकता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म हुआ था 1838 में। ठीक है, मृत्यु हुई थी इनकी 1894 में। कब हुई थी? 1894 में। ठीक है, जो बंकिम चटर्जी ने वंदे मातरम का नारा, जो वंदे मातरम का नारा है, इन्होंने सबसे पहले कब प्रयोग किया? जो वंदे मातरम का नारा है, ये सबसे पहले इन्होंने कब प्रयोग किया था? 1882 में। कब? 1882 में। ठीक है दोस्तों, 1882 में इन्होंने ये प्रयोग किया था वंदे मातरम का नारा सर्वप्रथम। ठीक है, अब हम इनके बारे में थोड़ी बहुत और जानकारी करते हैं। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं, एक तो जिससे हमारा वंदे मातरम लिया गया है वो है, क्या नाम है उसका? आनंद मठ। ठीक है, और एक है दुर्गेश नंदिनी। ठीक है,
और एक और रचना है इनकी, उसे कहते हैं हम कपाल कुंडला। कपाल कुंडला। अगर इनका अन्य नाम पूछा जाए तो इनका अन्य नाम है राजनीतिक साधु। साधु। इनको कुछ उपाधियां भी दी गई हैं, वो है राय बहादुर। राय बहादुर। और एक उपाधि है इनको CIC की। किसकी? CIC की उपाधि दी गई है। ठीक है दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 34 है, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? प्रश्न नंबर 34 का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राजा राममोहन राय। राय के बारे में हम पीछे सारी बातें विस्तृत रूप में जान चुके हैं। और आपको इनके बारे में चीज़ें कुछ जाननी है तो आप पीछे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 35 है हमारा, भारतीय अर्थशास्त्र पर निबंध किसकी रचना है? भारतीय अर्थशास्त्र पर निबंध किसकी रचना है? मैं भी आपको पीछे बताया कह रहा हूँ, ये रचना है MG रानाडे की, मोहन देव गोविंद रानाडे। प्रश्न नंबर 36 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 36 का उत्तर है, प्रश्न नंबर 36 हमारा, रानाडे ने समाज सुधार की कितनी प्रणालियों की पहचान की है? तो प्रश्न नंबर 36 का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 4। प्रश्न नंबर 37 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 37 है हमारा, मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सैयद अहमद खान। अब सैयद अहमद खान की बात आई है तो इनके बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी करेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस में हैं। ठीक है, सैयद अहमद खान हमारे सिलेबस में हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि इनके जन्म की, तो इनका जन्म हुआ था 1817 में, इनकी मृत्यु हुई थी 1898 में। ठीक है, जो ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, यही अलीगढ़ विश्वविद्यालय की आधारशिला थी। क्या? अलीगढ़ विश्वविद्यालय की आधारशिला थी। इसकी स्थापना हुई थी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की 1877 में। कब? 1877 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई थी, जो बाद में चलकर 1920 में क्या बना? ये अलीगढ़ विश्वविद्यालय। क्या बना? अलीगढ़ विश्वविद्यालय। ठीक है मित्रों, बाद में अलीगढ़ विश्वविद्यालय बना। और इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। किसने? सर सैयद अहमद खान ने। किसकी? साइंटिफिक सोसाइटी की। साइंटिफिक सोसाइटी कब की थी इन्होंने स्थापना? तो दोस्तों साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी अहमद खान ने। कब की थी? अहमद खान ने। ठीक है, इन्हें यहाँ तक हो गया। अब हम प्रश्न नंबर 38 की तरफ चलते हैं। जातिवाद का चक्र नामक पुस्तक किस विचारक की रचना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर के बारे में हम सारी जानकारी पीछे कर चुके हैं, अब वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 39 है हमारा, निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना है? निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना है? तो प्रश्न नंबर 39 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, GK गोखले, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले, जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, गांधी ने सत्याग्रह नहीं बनाया बल्कि सत्याग्रह ने गांधी को महात्मा बना दिया, किसने कहा है? तो प्रश्न नंबर 40 का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, RR दिवाकर। प्रश्न नंबर 40 का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, RR दिवाकर। प्रश्न नंबर 41 की तरफ चलते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 41 है हमारा, विश्व इतिहास की झलक नामक पुस्तक किसकी रचना है? विश्व इतिहास की झलक नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो विश्व इतिहास की झलक नामक पुस्तक गांधी जी की रचना है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 42 की तरफ चलते हैं हम। नेहरू जी ने पंचशील सिद्धांत किस पर दिया? नेहरू जी ने पंचशील सिद्धांत किस पर दिया? उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1954। कब? 1954 में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। नेहरू जी ने पंचशील सिद्धांत किस पर दिया? 1954 में। प्रश्न नंबर 43 है, गीता रहस्य किस विचारक की कृति है? BG तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के बारे में हम सारी जानकारी पीछे कर
ले चुके हैं, तो वहाँ से आप इस वीडियो को पूरा इनके बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए। कुछ वीडियो अगर आपको थोड़ा भी कुछ डिफरेंट लगे, सही नहीं लगे, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे मैं सुधार कर पाऊँ। ठीक है, आगे चलिए। प्रश्न नंबर 44 है, बाल गंगाधर तिलक का समस्त राजनीतिक चिंतन किस धारणा पर केंद्रित था? तो इसका उत्तर है प्रश्न नंबर 44 का ऑप्शन नंबर डी, स्वराज्य। किस पर? स्वराज्य। प्रश्न नंबर 45 की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 45 है हमारा, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? प्रश्न नंबर 45 का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिबा फुले। अब ज्योतिबा फुले का नाम आया तो हम ज्योतिबा फुले के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे यहाँ पे। ज्योतिबा फुले के पहले हम अन्य नाम की बात करेंगे। तो ज्योतिबा फुले के पहले क्या है? एक तो ज्योतिराव फुले। दोस्तों ये पुरुष हैं, आप इन्हें महिलाएं समझें तो ये महिलाएं नहीं पुरुष हैं। ठीक है, और एक है महात्मा फुले। क्या? महात्मा फुले भी इन्हीं का नाम है। और एक और नाम है इनका, इसे क्या कहा था? ज्योतिराव गोविंद राव फुले। तो ज्योतिराव गोविंद राव फुले। ठीक है, इनकी जो पत्नी थी उनका नाम तो क्या था? पत्नी सावित्री बाई फुले। क्या? सावित्री बाई फुले। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इनको ज्योतिबा फुले थे, इन्हें महात्मा की उपाधि कब मिली? जो महात्मा की उपाधि थी इन्हें मिली 1888 में। कब? 1888 में। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ तक हो गया हमारा क्लियर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 46, नवमानववाद की संकल्पना के प्रणेता थे? नवमानववाद की संकल्पना के प्रणेता कौन थे? प्रश्न नंबर 46 का उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एम एन राय, जिनके बारे में हम पीछे की क्लास में पढ़ चुके हैं। इसी क्लास में पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 47 की तरफ चलते हैं हम। इतिहास चक्र के रचयिता हैं? प्रश्न नंबर 47 है, इतिहास चक्र के रचयिता कौन है? तो उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राम मनोहर लोहिया। अब राम मनोहर लोहिया की बात आई है तो इनके बारे में थोड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वही हम जानेंगे। इनका जन्म हुआ तो 1908 में, इनकी मृत्यु है 1967। कब? 1967। ठीक है मित्रों, इन्होंने बराबरी दूरी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बराबरी दूरी सिद्धांत, जो बराबरी दूरी का जो सिद्धांत है इसका इन्होंने प्रतिपादन किया। और जो इनकी पुस्तक है वो है फॉरिजन पॉलिसी, एक है फॉरिजन पॉलिसी, और एक है गुल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। गुल्टी मैन ऑफ, जस्ट वेट, एक और इनकी पुस्तक है उसका नाम है गुल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में हो गया। अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 47 का प्रश्न नंबर 48 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 48 है हमारा, चौकम्मा राज्य की अवधारणा किस विचारक से जुड़ी है? तो चौकम्मा राज्य की अवधारणा किस विचारक से जुड़ी है? तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राम मनोहर लोहिया। ठीक है, क्या? ऑप्शन नंबर डी, राम मनोहर लोहिया। प्रश्न नंबर 49 की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 49 है हमारा, भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा किसका कथन है? भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा किसका कथन है? तो प्रश्न नंबर 49 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में हम सारी चीज़ें पीछे जान चुके हैं, अब वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो प्रश्न नंबर 50 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1913। अब रविन्द्रनाथ टैगोर की बात आई है तो इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम लेंगे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था तो दोस्तों 7 मई 1861 में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 1941 में। कब? 1941 में। ठीक है, इन्हें नोबेल मिला था किसमें? साहित्य में। किसमें मिला था? साहित्य में। और किसके लिए मिला था? गीतांजलि। इनकी
रचना है गीतांजलि, उसके लिए इन्हें नोबेल मिला था। ठीक है दोस्तों, गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल मिला था। जनगण मन है जो हमारा राष्ट्रगान की जनगण मन की इन्होंने रचना कब की थी? 1911 में। कब? 1911 में इनकी रचना की। ठीक है दोस्तों, इन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। किसके? गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गीतांजलि में कभी क्वेश्चन में आए तो गीतांजलि में कुल कितनी कविताएं हैं? गीतांजलि में कुल कितनी कविताएं हैं? 157। कितनी? 157 कविताएं कुल गीतांजलि में हैं। इन्होंने गांधी जी के विचारों की आलोचना की है। क्या है? गांधी जी के विचारों की आलोचना की है। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? प्रश्न नंबर 51 का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 51 का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 52 की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 52 है हमारा, स्वतंत्रता आंदोलन में जन जागरण के बंकिम चंद्र ने कौन सा माध्यम चुना? तो यह साहित्य लेखन। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 53 की तरफ चलते हैं हम। दोस्तों क्लास को एंड तक देखते रहिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। प्रश्न नंबर 53 है, वीर सावरकर ने अपनी किशोरावस्था के दौरान किस युवा संगठन का आयोजन किया था? तो प्रश्न नंबर 53 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मित्र मेला। क्या? मित्र मेला। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 54 है हमारा, राम मनोहर लोहिया ने किस सिद्धांत को एक मरा हुआ सिद्धांत कहा है? राम मनोहर लोहिया ने किस सिद्धांत को एक मरा हुआ सिद्धांत कहा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, परंपरागत समाजवाद। क्या? परंपरागत समाजवाद। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इतिहास का पहिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? प्रश्न नंबर 55 का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राम मनोहर लोहिया। देखिए दोस्तों, राम मनोहर लोहिया से कितने क्वेश्चन आए, आपको ये इंपॉर्टेंट है, याद करना है। राम मनोहर लोहिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 56 है हमारा, लोक प्रकाश नारायण ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाने का सुझाव दिया है? लोक प्रकाश नारायण ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाने का सुझाव दिया है? द्विदलीय। किसको? द्विदलीय को। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 57 की तरफ चलते हैं। बी आर अम्बेडकर निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे? बी आर अम्बेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के। ठीक है दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है हमारा, ज्योतिबा फुले ने कौन से समाज की स्थापना की थी? ज्योतिबा फुले ने किसकी स्थापना की थी? तो दोस्तों ज्योतिबा फुले ने की थी सत्यशोधक समाज की स्थापना। किसकी? सत्यशोधक समाज की स्थापना। प्रश्न नंबर 59, वीडियो को लाइक करते रहिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 59 है हमारा, मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? प्रश्न नंबर 59 का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 12। सॉरी दोस्तों, कितने उत्तर है? 12। अगला प्रश्न हमारा, मनु राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत के समर्थक थे? मनु राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत के समर्थक थे? प्रश्न नंबर 60 का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। क्या? दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 61 की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न नंबर, कौटिल्य राज्य के कितने अंग बताए हैं? कौटिल्य ने राज्य के कितने अंग बताए हैं? 7। कितने? 7। प्रश्न नंबर 62 की तरफ में, कौटिल्य के अनुसार मंत्रिपरिषद ने मंत्रियों की नियुक्ति का आधार क्या था? कौटिल्य के अनुसार मंत्रिपरिषद ने मंत्रियों की नियुक्ति का आधार क्या था? योग्यता। क्या था? योग्यता। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 13, अगन्य निम्न में से किसके विचार शामिल हैं? किसके विचार शामिल है? तो उससे किस धर्म से संबंधित है? बुद्ध धर्म से। किसके विचार शामिल है इसमें? बुद्ध के। किसके? बुद्ध के। प्रश्न नंबर 64 की तरफ चलते हैं हम। बर्नौली के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? मैंने बताया इसका सबसे ये किस समय में रहा था बर्नौली? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। इसने किस आदर्श सुल्तान कौन था इसका? फिरोज तुगलक। कौन था? फिरोज तुगलक। अकबरनामा किसने लिखा था दोस्तों? प्रश्न नंबर अगला है, अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा का उत्तर अबुल फजल। किसने? अबुल फजल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किन्हें कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता किन्हें कहा जाता है? प्रश्न नंबर 66 का उत्तर ऑप्शन नंबर बी, राजा राममोहन राय। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 67 है, सर सैयद अहमद खान ने वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो दोस्तों सर सैयद अहमद खान ने वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर की थी?
दोस्तों वो की थी अलीगढ़ में, परंतु इस ऑप्शन में नहीं है तो इसको क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे। ऐसे क्वेश्चन में आपको कोई भी ऑप्शन में आंसर नहीं लगा कर आना है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। जो अभी हम स्वामी विवेकानंद के बारे में डिस्कशन किया था तो वहाँ पे हमने पढ़ा था। ठीक है, प्रश्न 69 की तरफ चलते हैं हम। पंडिता रमाबाई ने बाइबल का अनुवाद किस भाषा में किया? प्रश्न 69, पंडिता रमाबाई ने बाइबल का अनुवाद किस भाषा में किया था? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा मराठी में। किस में? मराठी में। प्रश्न नंबर 70 की तरफ चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? प्रश्न नंबर 70 का उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32। क्या? अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी किससे प्रभावित थे? महात्मा गांधी किससे प्रभावित थे? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 71 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लियो टॉलस्टॉय। किससे? लियो टॉलस्टॉय। प्रश्न नंबर 72 की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 72 है, किस वर्ष जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो प्रश्न नंबर 72 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1929। जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लाहौर अधिवेशन में। कब? 1929 में लाहौर अधिवेशन। ये कितनी बार बने हैं? 4 बार इनको अध्यक्ष बनाया गया। किस कांग्रेस का? कितनी बार? 4 बार। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। तिलक की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? प्रश्न नंबर 73 है, तिलक की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गीता रहस्य। कौन सी है? गीता रहस्य। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 74 है हमारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठी में कौन सा दैनिक समाचार पत्र शुरू किया गया था? प्रश्न नंबर 74 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, केसरी। कौन सा? बी, केसरी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगन्य सूत्र किस भाषा में लिखा गया है? तो दोस्तों अगन्य सूत्र किस भाषा में लिखा गया? पाली में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका पूरा पेपर मैंने सॉल्व करा दिया दोस्तों। अगर आपको सिर्फ इसी पेपर से बिल्कुल डिस्क्रिप्ट वे में नहीं चाहिए, विस्तृत वे में नहीं चाहिए, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ही चाहिए, तो आप एक और वीडियो है वो आप देख सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ उत्तर ही उत्तर मिलेंगे क्वेश्चंस के। वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको फुल वे में, फुल एकदम अच्छी तरह इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल विस्तृत तरीके में चाहिए तो आप इस वीडियो को देखिए फुल। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।